हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में इतिहास लेखन, और मैंने अभी तक आपको प्राच्यवादियों के बारे में बता दिया था। जो प्राच्यवादी इतिहास लेखन है उसके बारे में बता दिया था, और उपयोगितावादी इतिहास लेखन के बारे में बता दिया था। कौन कौन से इतिहासकार थे, उनकी कौन कौन सी किताबें थीं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। आज हमारा होगा टॉपिक राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। हम लोग देखेंगे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है और कौन कौन से राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उनसे संबंधित कौन कौन सी किताबें हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जीआरएफ के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। देखिए, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, फिर मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ। जब मैंने आपको पढ़ाया था उपयोगितावादी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ लेखक ऐसे थे जो ये मानते थे कि जो है ब्रिटिश साम्राज्य के आने से पहले भारत जो था बिल्कुल असभ्य था। खासकर अंग्रेज़ का ये मानना था। जितने भी अंग्रेज इतिहासकार या विद्वान या इतिहासकार हुए हैं, वे मानते थे कि भारत में पहले से ही राजतंत्र स्थापित रहा है, कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है। भारत में जितने भी शासक हुए हैं सब निरंकुश हुए हैं, अत्याचारी हुए हैं। ये ब्रिटिशों का मानना था। वे कहते थे कि भारत में सभ्यता थी ही नहीं, पहले से ही ये लोग असभ्य थे। हम लोग आए हैं तब जाके इन लोग को सभ्य बनाए हैं। ये मानना था ब्रिटिश वासियों का, जो यहाँ पे शासन कर रहे थे। ओके, लेकिन राष्ट्रवादियों ने उनकी इस विचारधारा को चुनौती दिया और कहा कि भारत प्राचीन काल से ही सभ्य रहा है, समृद्ध रहा है, और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रही है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है और उन्होंने कैसे उन ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध विचारधारा प्रस्तुत किया। देखिए, भारतीय इतिहास लेखन के प्रति राष्ट्रवादी भावना को उभारने और धर्म, जाति, भाषाई या वर्गीय विभेद से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ने में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की अहम भूमिका रही थी। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उपनिवेशवादी ढांचे का विरोध करने के लिए, उपनिवेशवादी मतलब ब्रिटिशों का, ओके, क्योंकि उन्होंने ही भारत को उपनिवेश बनाया था। तो भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उपनिवेशवादी ढांचे का विरोध करने के लिए अपना एक अलग ढांचा निर्मित किया, यानी अपनी एक अलग विचारधारा बनाई। जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन उपनिवेशवाद का विरोध कर रहा था, उसी प्रकार उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के जवाब और प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन विकसित हुआ। तो ये लाइन आप गौर से देखिए। उपनिवेशवादी, उपनिवेशवादी मतलब ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश इतिहास लेखन के जवाब और प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन विकसित हुआ। राष्ट्रवादी का मतलब हमारे देश के कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश के प्राचीन संस्कृति, सभ्यता के बारे में खोज किया और लिखा और बताया कि प्राचीन भारत अत्यंत समृद्ध था, लोग खुशहाल थे, हमारे यहाँ के शासक निरंकुश नहीं थे। भले ही राजतंत्र था लेकिन निरंकुश नहीं थे। और इस प्रकार भारतीय जनता और उनके ऐतिहासिक दस्तावेजों को गलत रूप में पेश करने के उपनिवेशवादी तरीकों का विरोध करने एवं एक राष्ट्रीय आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए गए। ओके, तो यानी जो उपनिवेशवादी इतिहासकार थे वे गलत तर्क प्रस्तुत कर रहे थे हमारे इतिहास के प्रति। हमारा जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, और हमारे यहाँ की जो भारतीय जनता है, उनसे संबंधित दस्तावेजों को अंग्रेज गलत रूप से पेश कर रहे थे। तो उनके इस प्रयत्न को भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा चुनौती दिया गया कि रुक जाइए, आप गलत कह रहे हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद से प्रभावित कई भारतीय इतिहासकारों और कुछ यूरोपियों ने भी उपनिवेशवादी इतिहास लेखन को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका परीक्षण आरंभ किया। देखिए, भारतीय तो थे ही, कुछ ब्रिटिश भी थे इसमें जो भारतीयों का साथ दे रहे थे। उन्होंने इसके लिए विस्तृत और सूक्ष्म अनुसंधान किए
जिसके फलस्वरूप तथ्यों और विवरणों की सार्थकता बढ़ी और भारतीय इतिहास लेखन में मौलिक और प्रारंभिक स्रोत के उपयोग का चलन बढ़ा। भारतीय इतिहासकारों ने उस उपनिवेशवादी धारणा को सम्मान और गर्व से ग्रहण किया था जिसमें यह कहा गया था कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और पश्चिम की दुनिया से इस लिहाज से महान और श्रेष्ठ है तथा पश्चिमी सभ्यता के भौतिकवाद की तुलना में भारत का नैतिक मूल्य बहुत विराट है। ओके, तो ये बात किसने कही थी? ये प्राच्यवादियों ने कहा था। प्राच्यवादियों ने माना था, वो भी ब्रिटिश ही थे, लेकिन उन्होंने माना था कि भारत प्राचीन काल में खुशहाल था, लोग सुखी और समृद्ध पूर्वक जीवन जी रहे थे। तो राष्ट्रवादियों ने उनका सम्मान किया प्राच्यवादियों का, लेकिन उपयोगितावादियों का साथ नहीं दिया, क्योंकि उपयोगितावादी अलग विचारधारा के थे। वो मानते थे कि भारत असभ्य था। जब ब्रिटिश आए हैं तब जाके उनको थोड़ा बहुत चलना, उठना, बैठना, बोलना आया है, ये माना था उपयोगितावादियों का। तो उनका साथ नहीं दिया राष्ट्रवादियों ने, लेकिन प्राच्यवादियों का साथ दिया, उनका सम्मान किया। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही आगे नहीं है, बल्कि प्रशासन, कूटनीति, साम्राज्य निर्माण, राजनीति, कराधान ढांचा और सैन्य संगठन, युद्ध कला, कृषि, औद्योगिक, वाणिज्य विकास के क्षेत्र में भी भारत की अपार क्षमता है। ओके, फिर है अतीत में झांकते हुए कई इतिहासकारों ने समकालीन यूरोप की तुलना में भारत के कूटनीतिक और राजनीतिक संस्थाओं को श्रेष्ठ बताया। हमारे यहाँ के जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने जब अनुसंधान किया, तथ्यों को सही से जांचा परखा, तो उन्होंने देखा कि जो भारत के कूटनीतिक और राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये तो यूरोप से भी महान हैं, श्रेष्ठ हैं। उन्होंने इस धारणा का पुरजोर विरोध किया कि प्राचीन भारत राज्य चलाने में नितांत असमर्थ था। अब ये कौन कह रहा था? ये ब्रिटिश इतिहासकार कहते थे कि जो भारत है वो अपना शासन खुद नहीं चला सकता, इतनी उसमें क्षमता ही नहीं। लेकिन राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। राष्ट्रवादियों ने कहा नहीं, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। भारत प्राचीन काल से ही अपना शासन और राज्य चलाने में समर्थ था। ओके, असमर्थ नहीं था। उन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की काफ़ी प्रशंसा की और कहा कि इससे साबित होता है कि भारतवासी प्रशासन, कूटनीति और राजस्व के आर्थिक प्रबंध में कुशल थे। कई इतिहासकारों ने कौटिल्य का महिमा गान किया और उनकी तुलना मैकियावेली और बिस्मार्क से की। आगे देखते हैं। कई इतिहासकारों ने राज्य पर धर्म के प्रभाव को खारिज किया और इस बात पर बल दिया कि भारत के राज्य धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे। उन्होंने इस धारणा को भी नकारा कि भारत के शासक निरंकुश और तानाशाह हुआ करते थे। मतलब इस बात का विरोध किया राष्ट्रवादियों ने, क्योंकि ब्रिटिश उपयोगितावादी साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने कहा कि जो है भारत में पहले निरंकुश और तानाशाह शासन हुआ करता था। तो राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। उनके अनुसार प्राचीन भारत के शासक न्यायप्रिय थे, ये राष्ट्रवादियों का कहना था। उन्होंने इस दलील को भी खारिज किया कि भारतीय शासक जन कल्याण नहीं किया करते थे। इस बात का भी विरोध किया गया। कई इतिहासकारों ने तो राज्य में जन कल्याण के उदाहरण प्रस्तुत किए और कई ने तो यहाँ तक कि कहा कि कई राज्यों का राजनीतिक ढांचा आधुनिक लोकतंत्र से मिलता जुलता था। आपने देखा होगा प्राचीन भारत में कई गणराज्य हुए हैं। वज्जी ले लीजिए, लिच्छवी गणराज आपने सुना होगा। तो ये सब गणराज्य थे प्राचीन भारत में। कुल मिलाकर सभी विद्वानों का यह मानना था कि सरकार गैर जिम्मेदार और मनमौजी नहीं थी। यानी जो हमारी प्राचीन भारत की सरकार थी वो गैर जिम्मेदार और मनमौजी नहीं थी, अपने मन का नहीं करती थी। राजा की शक्ति और निरंकुशता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। कई इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त, अकबर और शिवाजी जैसे शासकों के शासनकाल में विधानसभाओं, संसदों और मंत्रिमंडल का भी हवाला दिया और यह भी बताया गया कि युद्ध के दौरान राजा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते थे। उन्होंने इस आरोप को खारिज किया
कि भारतीय शासक जोर जबरदस्ती से कर वसूला करते थे और बताया कि उस समय की कर व्यवस्था आधुनिक कर व्यवस्था के समान थी। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में मूलतः इस बात पर जोर दिया गया कि पश्चिम में जिसे राजनीतिक रूप से सकारात्मक माना गया है वह भारत में पहले ही मौजूद था। अतएव आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया में लिखा है कि ये संस्थाएं जिन्हें हम पश्चिम की देन मानते हैं भारत में सदियों से ही मौजूद रही हैं। यानी जो चीज़ें पश्चिम में लोगों ने सीखी हैं वो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। भाई हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब लोग कपड़े पहनना और बोलना खाना पीना नहीं जानते थे, तब हमारे यहाँ सिंधु घाटी जैसी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब पढ़ा होगा आपने, नगरीय सभ्यता थी। नालियाँ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की, सड़कें देखिए, मकान देखिए, पक्की ईंटों के मकान बनाते थे, उसमें शौचालय तक होते थे उस टाइम। सोचिए जब पूरी दुनिया को कपड़े पहनना नहीं आता था तब हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो प्राचीन भारत है वो समृद्ध रहा है, खुशहाल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार और उनसे संबंधित पुस्तकों के बारे में। देखिए रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ये राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं और इनकी पुस्तकें हैं। अब ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है पुस्तकों को, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन ये पहली पुस्तक है। ए पीप इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया दूसरी है। वैष्णविज्म, यह है वैष्णविज्म शैविज्म, यानी वैष्णववादी और शैववादी, तो वही लिखा है वैष्णविज्म और शैविज्म एंड माइनर रिलीजियस सिस्टम। तो ये रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने लिखा है, जो कि एक राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। फिर अगले इतिहासकार हैं काशी प्रसाद जायसवाल, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, के.पी. जायसवाल इनको शॉर्टकट में बोलते हैं। इन्होंने लिखा है हिंदू पॉलिटी और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 2 किताबें इनकी हैं। फिर है राधा मुकुंद मुखर्जी, इनकी पुस्तकें हैं हिंदू सिविलाइजेशन, अगली है एंशिएंट इंडिया एजुकेशन, नेक्स्ट द गुप्ता एम्पायर, फिर उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया। तो पुस्तकें थोड़ा सा जो है कि हो सकता है याद करने में आपको समस्या हो, लेकिन आप कम से कम 2-3 बार तो पढ़ ही लीजिए। के.एम. पर्डिक्कर का किताब कौन कौन सा है? सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडिया एंड द इंडियन ओशन, एक मिनट, तो मैं बात कर रहा था के.एम. पर्डिक्कर की कौन कौन सी किताबें हैं? सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडिया एंड द ओशन, इंडिया एंड द इंडियन ओशन, द जियोग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री। फिर हेमचंद राय चौधरी, ये भी एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, इनकी पुस्तक है द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, अर्ली स्टडी ऑफ द वैष्णवाइट सेक्ट, स्टडीज़ इन इंडियन एंटिक्विटीज़, विक्रमादित्य इन हिस्ट्री एंड लेजेंड। फिर है विश्वनाथ काशी नाथ राजवाड़े, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज, राधा माधव चंपू। फिर अगले इतिहासकार हैं पांडुरंग वामन काड़े, इनको पी.बी. काड़े भी बोलते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र इन्होंने लिखा, बहुत बार ये पूछा गया है। आर.सी. मजूमदार बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रवादी इतिहासकार, इन्होंने लिखा है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल, द वाकाटक गुप्ता एज, द वैदिक एज एंड एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारी इनकी किताबें हैं। नीलकंठ शास्त्री की पुस्तकें हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। एल बासम की है वंडर दैट वाज इंडिया, ये कई बार पूछा गया है। दी अजीब काज, तो ये भी इनकी पुस्तक है एल बासम की। तो एल बासम ने भी कई पुस्तकें लिखी हैं, बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं हिस्टोरियंस हैं। तो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। बेसिकली आपको किताबें थोड़ा ध्यान में रखना है और विचारधारा क्या थी। तो अब हम लोग
इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आगे हम लोग देखेंगे जो भी इतिहासकार बचे हुए, चाहे मार्क्सवादी हों या उपापश्रयवादी जिसको आप सबाल्टर्न कहते हैं, उन सब की भी हम लोग धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।